अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज के दिन के लिए जावेद साहब की जगह मुझे जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करें और आपको बताएं कि तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर में रैली की क़यादत की, जबकि शहबाज शरीफ ने अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि आप नवाज शरीफ को मौका दें, वो जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ इस बार मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी चिन्योट में जलसा किया और खिताब के दौरान कहा कि बार बार आने वालों की बजाय अब नए चेहरों को मौका दें। 8 फरवरी को वोट से चौथी बार वजीर आजम बनाने वाले की साजिश को नाकाम बना दें। इन्होंने कहा कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला है, वो जेल सुप्रिटेंडेंट से जज तक सबका इंतकाम लेंगे। आज गैर मुल्की खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में नवाज शरीफ ने अपनी सियासी हरीफों बानी पीटीआई की जमात पीटीआई और बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ताहम इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया सर्वे में पाकिस्तानी राय के मुताबिक इमरान खान 57% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा देखने में आया है। तो दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात के लिए फौज और आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। इसी सारी सूरत हाल के हवाले से बात होगी। हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ कराए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे, नज़ीर लगारी साहब। तहरीक इंसाफ से अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा हमारे साथ होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून से सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, फीकी इंतखाबी मुहिम में रंग पड़ गया है और साबिक वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने बयान दिया है, जिनका नाम फैसल वावडा है। कहा है कि इंतखाबात में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बकरा मंडी की तरह उनका भाव लगेगा। शौकत पराचा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपकी राय लेना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि अगर मंडी लगती है तो आपकी नज़र में बेहतर खरीदार कौन होगा इस मंडी का और ये कितना मुतासिर करेगी बाकी जमातों को? कितनी लगती है, लेकिन फ़िलहाल तो हम इलेक्शन में हैं, इलेक्शन फेज़ में हैं। अब इस वक्त इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की 2 कैटेगरीज बनेंगी। एक तो वो कैटेगरी होगी जिनको पीटीआई ने अपना नॉमिनेट किया है, चूँकि उनके पास सिंबल नहीं है और पीटीआई के बहुत सारे हलके ये भी मानते हैं, तसव्वुर करते हैं और बरमला उसका इज़हार करते हैं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद है लेकिन उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। क्या वो जब असेंबली में आएंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार तो फिर उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा अगर उस आज़ाद कैटेगरी की बात हो रही है। बाकी हर इलेक्शन में कुछ लोग आज़ाद होते हैं, जैसे 2018 में आज़ाद जो आए थे लोग, उन सब को जहांगीर खान तरीन के जहाज़ पर बिठाकर पीटीआई में शामिल कराया गया, या 2008 में जो आज़ाद लोग थे वो पंजाब असेंबली में आए और उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करके नून लीग की वहाँ पंजाब में हुकूमत बनाई गई। लिहाजा हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए वो लोग जो बल्ले के निशान से महरूम हुए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही ना होने की वजह से उनसे बल्ले का निशान ले लिया, तो क्या फैसल वावडा साहब उन लोगों की बात कर रहे हैं? अब दूसरा जो है कौन ख़रीदार होगा, हर दौर में ख़रीदार उनका रहा है। मैंने अभी जहांगीर खान तरीन के जहाज़ की बात की कि जो आज़ाद थे 2018 में वो जहाज़ पर आते रहे, वो मैरियट में ठहरते रहे, मैरियट में उनकी वफ़ादारी बदली या वफ़ादारी उन्होंने अपनी शो कराई कि वो पीटीआई में शामिल हो गए। उससे पहले भी होता रहा, बलूचिस्तान असेंबली भी एक बार, वहाँ से भी बहुत सारे लोग टूटे थे। मीर सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत ख़त्म हुई थी। पाकिस्तान की तारीख़ में हर बार, सियासी तारीख़ में हर बार एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है,
एक पार्टी के लिए वो नेगेटिव होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो पॉजिटिव होता है। 2018-2024 के जो वाक़यात हैं, सिर्फ एक्टर्स डिफरेंट हैं, बाकी तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। एक्टर डिफरेंट्स हैं, बाकी ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अजहर सजीद साहब, क्या देखते हैं, आपके ज़्यादातर कैंडिडेट तो आज़ाद ही हैं, और हल्फ के अलावा क्या गारंटी होगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शमूलियत इख्तियार करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मैंने सेक्शन 215 की आईनी हैसियत चैलेंज कर दिया, जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का सिंबल ले सकता है। ये आइन के आर्टिकल 17 के मुनाफी है, और इस केस की समाअत सुबह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो करेंगे। अब अगली बात आती है कि मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे, तो मैंने लिखा था, डेक्लेरेशन दिया है कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, और इस बात का सबूत ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि इतने नॉमिनेशन पेपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी उन्होंने कहां से डाटा लिया, उन्होंने वो डेक्लेरेशन हो गए फॉर्म से लिया। और इसका अगला सबूत ये है कि 13 जनवरी वाले दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ हमारा इल्हाक, ठीक है, आपने कहा कि उसके टिकट ले लेते हैं, तो एक ऑर्डर आ गया था कि आप एक सियासी जमात के साथ है, दूसरी सियासी जमात में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा जितने डेक्लेरेशन दी है वो हमारे कैंडिडेट हैं, और वो अगर हमसे हटके कहीं जाएंगे तो डिफेक्शन का लॉ अप्लाई करेगा, आर्टिकल 63 का इतलाक होगा, वो किसी को वोट नहीं दे पाएंगे और वो नाअहल हो जाएंगे। और जहां तक हलफ की बात है, हलफ तो एक अलग इश्यू है ना, लेकिन आईनी, और इसमें बाकायदा सलमान अकरम राजा ने बतौर कैंडिडेट ये चैलेंज भी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और वहां ये बात वाजे आ जाएगी। और वजह देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है, बाकायदा उसका इंतखाबी निशान ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं है, इंतखाबी निशान वो इनफरादी तौर पर है, वो इनफरादी इंतखाबी निशान से लड़ेंगे। लड़ने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक, हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि कल सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतती है, बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं, और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि कल पार्लिमानी पार्टी जब बनती है तो मेजोरिटी में से जो है ना 51% अगर फैसला कर लें कि हमने अपनी एक पार्टी बनाकर चलनी है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हम बहुत क्लियर हैं, और इसमें मजीद जो है ये इलेक्शन कमीशन ने जो कंफ्यूजन पैदा की हुई है, ये उसको दूर करनी चाहिए, उसे वजाहत के साथ बता देना चाहिए, उसे अपने उस फैसले पे कायम रहना चाहिए जो 13 जनवरी को फैसला दे दिया था। हम क्लियर हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ शफाफ इलेक्शन नहीं मिल रहे, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसको जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। आपके सामने है, आज खोसा साहब ने जलसा करने की कोशिश की, वहां आंसू गैस, आंसू शेल की गाड़ियां, और क्या कुछ हमने नहीं देखा। ये सारी तकलीफों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में खड़ी है और इलेक्शन लड़ रही है, और इंशाल्लाह सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि सारी जो बड़ी जमातें हैं, जिसमें अलीम खान का भी आज बयान आया कि काफ़ी सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मैं काम कर चुका हूं और मेरे साथ राब्ते में भी हैं, तो क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार किस करवट बैठेंगे, कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? और दूसरा, डिक्लेरेशन लॉ की बात की गई, क्या ये लागू होगा? देखें, जो आईनी तकाज़े हैं वो तो पूरे होंगे। खासतौर पे एक बात यह है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अपनी पार्टी एसोसिएशन जाहिर करते हैं तो उसी पार्टी में शामिल समझे जाएंगे, जिस पार्टी में वो शामिल होंगे। जो पीटीआई के उस पर आए हैं जाएंगे, ये तो नहीं समझा जाएगा किसी और पार्टी के हैं, और फिर उनको डिक्लेरेशन भी दे देना होगा कि जनाब हम अपनी पार्टी में हैं, और उसी पार्टी के अंदर शामिल होने का आजाद तौर पर, अगर आजाद तौर पर भी जीते हैं तब भी वो अपनी पार्टी में जा सकते हैं, इसमें कोई रोकता नहीं है। लेकिन ये जो अब तक फिजा बनी हुई है कि जनाब हो नहीं जाना इलेक्शन में, कुछ नहीं होगा, वही आएंगे, वही नहीं आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि पोलराइज सोसाइटी होने के बावजूद भी सियासी जमातों के से भी मौजूद है, सियासी जमातों के अफारन भी मौजूद है, उनके वोटर भी मौजूद हैं, जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, और पीटीआई को भी जलसे करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन ये तासुर गलत है कि जनाब सारे के सारे लोग जो है वो एक ही जमात को वोट करें, ये तासुर गलत है। तो लगारी साहब, जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि मंडियां भी लगी, हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, और अगर यही सूरत हाल आती है फिर कौन सी जमात स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस सब की? नहीं, ऐसी बात हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी इलेक्शन का प्रोसेस जारी है और अभी इलेक्शन होने बाकी हैं,
और कौन खरीद सकता है, तो माजी का तो सबका सामने है कि किस किस खरीदा, कब कब खरीदा, सारा चीजें मौजूद हैं। और खुद इनके लिए जो आज अपने आप को सबसे पॉपुलर समझ रहे हैं, मैं नहीं समझता कैसा है, लेकिन वो उनके लिए क्या मंडियां लगी थी, अभी मंडियां लगी थी उनसे भी, और कैसे कैसे लोगों को जहाज चले थे, जहाज चलाकर जाकर हुकूमत बनाई थी। तो ये सारा कुछ है, लेकिन मैं इस सारे अमल को गलत समझता हूँ। सियासी अमल को सियासी अमल होना चाहिए, और अगर किसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर जीता है या पार्टी के नाम से जीता है तो उसको पार्टी के साथ रहना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। सलमा भट्ट साहब, आप क्या देखती हैं, जिस तरह नून लीग ने जोरों शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, जल्द से रैलियां निकाली जा रही हैं, इंतखाबी मंशूर किधर है, अवाम मंशूर की तरफ देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी अमल जो है बड़ा ज़ोरों शोर से शुरू किया हुआ है, और मुस्लिम लीग वो पहली बड़ी जमात थी जिसने थ्रू आउट इलेक्टोरल प्रोसेस, जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ तब से हर चीज़ में आगे रही, और अभी इंतखाबी मुहिम जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है, और जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ख़ुद अभी मुतअद्दिद जलसे कर चुके हैं, और कल फिर उनका एक जलसा है, आज उनकी रैली थी लाहौर में। और बहुत से लोग जो हमें कहा करते थे कि नून लीग निकल नहीं पाएगी अवाम में, और नून लीग को अब अवाम की पजीराई नहीं मिलेगी, तो वो नवाज शरीफ की रोज़ जो जलसे और जो रैलियाँ हैं वो गुजरते दिन के साथ देख लें। और अभी हमने जिक्र भी किया, शुमारियात भी कहते हैं कि उनकी जो मकबूलियत उसमें 36% इजाफा हुआ गुज़श्ता चंद माह की बात है। और दूसरी बात है, मंशूर जो नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो बड़ा वाज़िया है। वो नवाज शरीफ हिमसेल्फ इज़ आर मैनिफेस्टो, कारकर्दगी मंशूर है किधर? हमारी मंशूर, बिल्कुल हमारा मंशूर भी इधर ही है, और मंशूर जो इलेक्शन से पहले ही आता होता है, इलेक्शन से पहले ही आएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा मंशूर है कारकर्दगी, और हम चाहते हैं कारकर्दगी के ऊपर 2024 में वोट पड़े। वो वाली कारकर्दगी जो 2013 में बिजली की लोड शेडिंग जब 22 घंटे की थी, जब यहाँ पे हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, जिस नवाज शरीफ ने 3% से नीचे ग्रोथ रेट था, इस सबको आकर 2013 में वजीर आजम बने और 2017 तक खत्म कर दी हुकूमत थी। जी पीडीएम के दौर में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन कारकर्दगी गिनी जा सकती है, क्योंकि जब हमें अप्रैल 2022 में पीडीएम की हुकूमत मिली थी, उस वक्त कहा गया था कि ये डिफॉल्ट करेगा कंट्री, ये मुल्क श्रीलंका बनेगा, ये आईएमएफ का प्रोग्राम बंद मिला था हमने उसके अलावा कोई बैरून मुल्क हमें सिफारती खारजी ताल्लुकात जो था हमें मुंह नहीं लगाते थे, कोई हमारे पे एतबार नहीं करता था। इन 16 महीनों में ना हमने मुल्क को दिवालिया होने दिया, आईएमएफ का प्रोग्राम वापस ला कर दिया, उसके बाद यूएई देख ले, सऊदी अरब देख ले, सीपैक वापस ला कर दिया, बैरून ममालिक से ताल्लुकात ठीक करके दिए। इस डगर पर चढ़ाया पाकिस्तान को कि आज हम इस काबिल हो सके कि 2024 में इलेक्शन करवा सकें। इसका सेहरा 16 माह की हुकूमत को जाता है। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की जो मुश्तरका हुकूमत थी उसने बहुत अहम किरदार निभाया है, और ये किरदार वक्त के साथ हमें समझ भी आएगा, और हमें समझ आ चुका है। और महंगाई जो है उसको काबू करना ये ओवरनाइट स्टोरी नहीं है, हमें सनत उठानी है, इसके लिए हमें अपने मुल्क की मईशत मजबूत करनी है, और ये कोई भी इंटरम सेटअप और चंद दिनों का महीनों का सेटअप नहीं कर सकता। तो इसके लिए इलेक्शन नागुज़ीर है। ठीक कैसे होगा, क्योंकि अभी ये इलेक्शन इसका वाहिद हल है। इलेक्शन होगा, मैंडेट लेकर जो है हुकूमत बनेगी, और अवामी मैंडेट पे, और उसको 5 साल के जितने भी रहनुमा है मैडम, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले वजीर आजम जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे, लेकिन वजीर आजम होंगे कैसे, क्योंकि कोई मंशूर नहीं दिया जा रहा। अवाम की हमदर्दियां जो समेटी जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि आपका वोट बैंक इससे मुतासिर नहीं होगा? बाकी जमातों के मंशूर सामने हैं, आपकी जमात की रैलियां और जलसे जारी हैं, पर अभी तक अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं, अवाम उस तरफ देख रही है। हम अवाम को मुआशी दलदल और चुंगल से निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोड शेडिंग के चुंगल और दलदल से निकाला, जैसे दहशतगर्दी के दलदल और चुंगल से निकाला, जैसे हमने अवाम को उस वक्त की महंगाई और बेरोजगारी से हालात बेहतरीन कर दिए, उसी तरह दोबारा इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मईशत है, और मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं पाकिस्तान के पास ऐसी, क्योंकि नवाज शरीफ के पास वो विजन है, वो मॉडल है इकोनॉमी का, जिसने पहले भी देखें, जिस शख्स के पास आज से 25 साल पहले इकोनॉमी का विजन, मॉडल के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, क्या पेश करने जा रहे हैं मंशूर में, क्या ऐसी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं जो अभी तक थोड़ा सा इंतजार है? जी बिल्कुल, हमारा जो है हम इंटरेस्ट रेट जो है उसको दोबारा इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। हम जो हमारा कारोबारी तबका है उसका इंटरेस्ट बहाल करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करे, वो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करेंगे। उसको कम करने के लिए ये नहीं करेंगे कि इंपोर्ट बंद करते जाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, सनत को उठाएंगे, ज़राअत को उठाएंगे, हम IT रिवोल्यूशन लेकर आएंगे।
नौजवानों के लिए नौकरियां और कारोबार पैदा करेंगे। हमारे पास हमारा पूरा मंशूर भरा हुआ इस चीज के साथ कि हमने अपनी मईशत को दोबारा कैसे बहाल करना है। इसलिए ये कंपटीशन ही होना चाहिए। 3 दिन पहले मंशूर आया या मेरा 4 दिन पहले आया, इस मुल्क को उस मंशूर की जरूरत है जो इसको मुआशी दलदल से निकालकर दोबारा तरक्की की डगर पे डाल सके। निकालना जरूरी है। शौकत पराचा साहब, क्या देखते हैं जो मैडम ने बातें की हैं, क्या नून लीग इन सब पर अमल करने में कामयाब होगी? क्या वोट बैंक जो वोट है, जो वोटर्स हैं पाकिस्तान के, क्या वो उनको कायल कर पाएगी मुस्लिम लीग नून इस सब पे? देखें, बड़ा मसला है मुल्क की मईशत का, और मईशत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है। ब्लूमबर्ग का जो आज एनालिसिस आया है बड़ा आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी को देखते हैं, मियाँ साहब की कंट्रीब्यूशन है। हर दौर में मियाँ साहब ने एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट रखा। वो पहली हुकूमत थी तो उन्होंने मोटरवे, एक बड़ा विजन था, एक बड़ी इनोवेशन थी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे लोग, मुझे याद है, वो मुखालफत किया करते थे, रुक गया। फिर जब दूसरी गवर्नमेंट उनकी आई तो उसमें वो मुकम्मल हुआ। और ये M2 जो लाहौर रावलपिंडी है, इमेजिन के अगर ये ना बना होता तो GT रोड पे तो शायद 12-12 घंटे लगते। फिर मियाँ साहब ने पीली टैक्सी वाली स्कीम दी, रोज़गार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मोटरवेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बट एट द मोमेंट इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, आने वाले इलेक्शन के बाद अगर ठोस मैंडेट नहीं मिलता, जो आप कह रहे हैं कि लोगों को अपील आएगी, मसलन पंजाब में तो कंपटीशन है, बाकी सिंध में मुस्लिम लीग कहाँ है, कितनी सीटें लगेंगी, MKM के साथ एक सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन थी, वो भी ना हुई। KP में थोड़ी सी पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का अपना वोट है। सरदार महताब अब्बासी जैसे लोग जो सीनियर थे वो छोड़ गए, शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, चौधरी निसार अली खान चले गए। तो घूम फिर के 141 जो पंजाब की सीटें हैं, ज़्यादा फोकस लग रहा है मुस्लिम लीग नून का पंजाब के ऊपर। बलूचिस्तान में बड़े लोग आ गए आपके साथ, जाम कमाल जैसे चीफ मिनिस्टर, या इधर पहले मरकज़ में भी वजीर रहे, लेकिन 16 सीटों में से कितनी उसकी तकसीम होगी, कितना आएगा? तो अल्टीमेटली पंजाब पे फोकस है। 141 सीटें हैं जिसमें साउथ लेकिन चौकत साहब, इलेक्शन पंजाब में तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में है। तो पूरे पाकिस्तान पर फोकस करना इस वक्त कितना ज़रूरी है? तमाम सूबों पर फोकस करना कितना ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए? मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि जैसे सारा फोकस पंजाब पे है। KP में पॉकेट्स हैं ना, खुद मियाँ साहब ने 15 से मानसरा से लड़ रहे हैं, अच्छा जलसा था यकीनन कल, लेकिन कितनी सीटें होंगी? खुद हदारा में से मैंने आपको एग्जांपल दी, सरदार महताब अहमद अब्बासी साहब जो एक वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, इनकी अपनी पार्टी के सूबे में, वो चले गए। लेकिन जो बात मईशत की है, मईशत को संभालने की है, मुल्क को आगे लेके जाने की है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेने की है, इन्वेस्टमेंट लेने की है, कम अज़ कम मियाँ साहब की दोस्ती है। टर्की की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूरोप के साथ, फिर अमेरिका के साथ जब लंदन में रहे उस वक्त भी बतौर तंज PTI की हुकूमत कहा करती थी कि बैरून मुल्क के लोग आकर उनसे वहाँ लंदन में मुलाकातें करते हैं। तो अगर इनको थोड़ा पॉजिटिवली देखा जाए तो फिर इंटरेक्शन है। इसलिए फिर एक SIFC बन गई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मैं तो समझता हूँ कि जितनी सियासी जमातें हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, MKM है, ANP है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, काश इलेक्शन से पहले ही कोई मिसाक मईशत हो जाता। सारी जमातें बशमूल PTI, में फिर कहूँगा पाकिस्तान की बड़ी सियासी कुव्वत है, हर सूबे में, हर शहर में उनके लोग हैं, सब शामिल होकर एक मिनिमम चार्टर ऑफ इकानमी पे अंडरस्टैंडिंग कर लेते और हर पार्टी अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ती। काश ऐसा हो सकता। लेकिन काश का वर्ड जो वो है, तो इसको दूर इलेक्शन के बाद ही किया जा सकेगा, क्योंकि तमाम जो अवाम है पाकिस्तान की वो भी इनकी तरफ ही देख रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, दोबारा से आगाज़ करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का बोला जा रहा है, वक्त का थोड़ा किल्लत है, तो ब्रेक के बाद यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब और अज़हर सदीक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अज़हर सदीक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि तीर और शेर की जंग है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा ये कहते हैं कि तीर और शेर की जंग है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या स्ट्रेटजी है, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है, मुझे अकेले को बिठा दिया आपने तमाम उन लोगों के साथ जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चंद सियासी जमातों को प्रमोट करना है। बराबरी की सतह पर वो तो ज्यादा अच्छा होता है। पहले तो मैं बताता चलूं आपके यहाँ, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और वाहिद सियासी जमात है जिसने 859 सीटों के ऊपर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। और अगर हमने मोटरवे बनाने पे इस मुल्क की इकोनॉमी का तजर्बा होना है तो फिर पूरी दुनिया में यही काम हो रहा होता, इस पे नहीं होते हैं। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, मेट्रो ऑरेंज जैसे हाथी जैसे प्रोजेक्ट बनवा दिए, 350 अरब इस कौम का जाया कर दिया। 56 कंपनियों का केस, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने बदल दिया। और वो खास तौर पर वो सियासी जमात जो पिछले 85 के प्रोजेक्ट से इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है, उनका वतीरा लेके चलना है, उनका तरीकाकार लेके चलना है। पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ किया है आप बता दें। तालीम के शोबे में क्या कर लिया इन्होंने, महंगाई खत्म कर ली, इन्होंने पेट्रोलियम की प्रोडक्ट नीचे ले आए, क्या इन्होंने अपना मुल्क का जीडीपी इजाफा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हुआ। लेकिन हमारा तो 3.5 साल है ना जी, 3.5 साल वो भी कोरोना का दौर था। और कोरोना में जितनी इकोनॉमी हमने के पास कोई ना कोई हीला बहाना है कि हमारा भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, हमारे दौर में भी बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 3.5 साल की कार रहती है, 3.5 साल है उसके जो मुल्क की जो बाकी नेशनल असेंबली जो हुकूमत उनके पास थी वजीर आजम के तौर पर, बाकी तो 85 से 3 दफा वजीर आजम आ गए। और पता नहीं कैसा मुल्क है कि जिसमें नवाज शरीफ भी एक रह गया है कि यानी 85 का प्रोजेक्ट आज भी हम समझते हैं जिसने मुल्क की सारा कुछ हुआ आईनी तौर पे ही निकाला गया आपके वजीर आजम को। और अब भी जो हुकूमत आएगी वो भी इलेक्शन होंगे और आईनी, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। साइफर का केस सामने आ गया, हर एक को पता है, खरीदो फरोख्त हुई, जो कुछ है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। आईनी तौर पर निकाला गया होता तो बड़ा कुछ हो सकता था। अभी 17 महीने में जो पीडीएम की हुकूमत के सारे ब्रेन इकट्ठे मिलकर बैठे क्या दे दिया मुल्क को। इस मुल्क को तबाह मां सिवाय लूट मार के अलावा नैब के केसेस खत्म करो, ये सारे केसेस एंटी करप्शन के केसेस खत्म करो। और क्या किया उन्होंने, डीसीआर में ठीक कर दो, सब कुछ था। अब अवाम के लिए क्या है, माजी को भुलाएं, हमारे अब अवाम में किस तरह जाएंगे? मैं बता देता हूं, आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम जिसको मुंतखब करे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 वजूहात होने जा रहे हैं क्योंकि जो आलमी सहाफती इदारे हैं उनको भी वीजे जारी किए गए हैं, वो भी पाकिस्तान में आके इलेक्शंस की कवरेज करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने जा रहे। कितने 250-300 लोग आगे मुबस्सर देखेंगे अपना 859 अपना इलेक्शन की सीटों के, और जिसमें कुछ 97,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, कितने लोग कवर कर लेंगे? यानी कम से कम 97,000 लोग आ रहे हैं जो एक एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगे। और ये हर एक को पता क्या होना है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, इस मुल्क की इकोनॉमी की चाबी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। आप देखिए सेहत कार्ड, आज एक एक बच्चा रो रहा है। लंगर खाना, मुसावर खाना, और उसके बाद जो अपना इंपोर्ट की जो एक्सपोर्ट की पोजीशन लेकर गए वो सारे आपके लोगों के सामने मौजूद है। तालीमी इनकलाब लेकर आ जाए, और उसके अलावा जो ये कहते हैं ना सड़कों के जाल, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अस्पताल बनाए, इतना कुछ काम किया है, वो तारीखी तौर पर है। और आवाम इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहती है। हम जब चैनलों बैठ के झूठ बोलते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, इनको छोड़े। अभी हम लाहौर में देखे जलसे के लिए निकले, मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट लोगों ने सर्वे किया, टोटल फ्लॉप हो गया। जमातें भी पूछ रही हैं, जिस तरह मरियम नवाज ने पिछले जलसे में पूछा था कि 5 हॉस्पिटल के नाम गिनवा दे, आप जरा उनको नाम तो गिनवाएं। आज देखिए ना इसमें कौन कौन से नहीं है। गुजरात में आ जाए, आप रावलपिंडी के अंदर आ जाए, यानी यहाँ तो देख रहे, ये तो जरा सुने ना, पहली बात बड़ी बात है तो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये तो सिर्फ हॉस्पिटल जो बनाना है ये हुकूमत पंजाब का काम था। हुकूमत पंजाब ने अपने तेज जितना काम किया, यानी वफाकी हुकूमत का काम हॉस्पिटल्स की तरफ पे नहीं है। और अभी तक जितना सेहत का जो डिवॉल्व हो गया, पिछले सालों में टूटी सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं।
जो ओहो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पे बैठ के आप एक कमीशन बना ले, कमीशन बन के अंदाजा हो जाएगा कि कितनी तरक्की की। वो अलग बात है कि उस्मान बुजदार अपनी चीजों को उस तरह बता नहीं सके, वो मीडिया शायद थे, मीडिया पे अगर बता नहीं सके, लेकिन जितना बजट आपका लगा है उस बजट के वॉल्यूम से अंदाजा हो जाता है कि कहां क्या क्या लगा है। आप इन बात को छोड़ें, हम बात बड़ी सीरियसली कर रहा हूं, बड़े साफ लफ्जों के अंदर, कि आप साफ शफाफ इलेक्शन करें, लेवल प्ले। यानी हमने तो यानी जलसे करते फिर रहे हैं, आप बताएं हमारे लिए 144 लगा दिए, हमें तो जलसे भी करने नहीं दे रहे। भाई जो कुछ भी है मैदान में आकर लड़े, वोट आवाम ने देना है, मेरे और आपके कहने पे नहीं होना। आवाम ने वोट देना है, आवाम आकर ग्राउंड में वोट डालेगी, जिसको वोट डालेगी वो जीत जाएगा। और हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। और हमें पता है साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 पे, और मुस्लिम लीग नून 3 पे आएगी। और कई तो सीटें आप खुद देख लीजिएगा, इनकी जमानतें जब्त होनी है, याद रखिएगा। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जीतेगी? नजीर लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पे भेज रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि इस वक्त पंजाब में जो मुकाबला चल रहा है तीर और शेर का, क्या तीर शेर को ढेर कर पाएगा आपकी नजर में? देखिए वो है ना कि जिन लोगों का हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम चल रही है, लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, जुलूसों में लोगों का जोश खरुश भी देख रहे हैं हम, ये सब कुछ अपनी जगह पर है। पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं है। हम समझते हैं कि जमहूरी तौर पर उसका हक बनता है कि उसे अवाम के पास जाने दिया जाए और उसे अपना इज़हार राय की आज़ादी दी जाए, और वो जाएं मासस के पास जलसा जुलूस करें और उनके जलसों में रुकावटें न डाली जाएं। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि दावे सारी पार्टियां करती हैं कि हम जीत रहे हैं, इसी तरह से दावे हमारे मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब भी कर रहे हैं, इसी तरह का दावा जो है मियां नवाज शरीफ भी करते हैं, और इसी तरह का दावा जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी करते हैं। तो ये तो दावे हैं ना, हकीकत तो वाज़ेह होगी जब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। इलेक्शन के दिन चीजें बहुत ज्यादा खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। मैं तो पाकिस्तान में जितने भी सर्वे होते हैं उन सर्वेज को मैं मानता नहीं हूँ। पिछले 50 साल से ज्यादा अरसे से मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि ये सर्वे जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, धोखा होते हैं, और सर्वे के जरिए जो है आप लगता है कि पंजाब में जो अब सूरत हाल है, जिस तरह बिलावल भुट्टो मुतहरिक हैं, आसिफा भी उनके साथ मुतहरिक है, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज लाहौर आ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो क्या लगता है कितनी सीटें इस सब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निकाल पाएगी और पीपल्स पार्टी? मेरा ख्याल है कि 141 में से बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी आ रही है। मैं अभी से आपको कुछ अंदाजे बता देता हूं कि रहीम यार खान को स्वीप करेगी, मुजफ्फरगढ़ को स्वीप करेगी, लिया को स्वीप करेगी, मुल्तान में स्वीप करेगी, ये पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी। बहावलपुर में माजी के मुकाबले में बेहतर पोजीशन होगी। ये सरायकी बेल्ट का है इलाका, मैं सरायकी बेल्ट के इलाके में देख रहा हूँ कि वो बेहतर पोजीशन में जा रही है। राजनपुर में पीपल्स पार्टी नहीं आ सकेगी। डेरा गाजी खान में शायद उसे 1-2 सीटें मिलेंगी अगर मिली तो। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ जगहों पर हैं। पीटीआई का चूंकि एक तो इंतखाबी निशान वाज़ेह नहीं है कि किसके पास कौन सा इंतखाबी निशान है, मास्टर्स के पास वो लिस्ट नहीं है जिस तरह से पता चले कि ये लोग उम्मीदवार हल्के में क्या पोजीशन है, किस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो सामने आएगी। पीएमएलएन को आज़ादी है, वो इलेक्शन की कैंपेन भी कर रही है, लोगों के पास भी जा रही है और जलसे भी हो रहे हैं उनके। तो ये सारे का सारा इंतखाबी माहौल जिसके बारे में यह तस्वर था कि नहीं बन पाएगा, वो बन गया है। इंतखाबी माहौल बन गया है, लोगों का जोश खरोश मौजूद है। अगर ये लोग किसी एक जमात के पास होते तो ना तो पीपल्स पार्टी के जलसों में रौनक होती, ना पीएमएलएन के जलसों में रौनक होती। दोनों पार्टियों के जलसों में रौनक है। अगर पीटीआई को इजाजत तो मिले तो वो भी शायद उसके जलसों में भी रौनक होगी। तो एक आजाद फिजा में इलेक्शन कराए जाए और उसके नतीजे में जो भी पार्टी जीते। दुश्मनियां छोड़ दें भाई। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह सियासी दुश्मनियों को जाती दुश्मनी में बदल दिया गया है, इससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है। अपने लबो लहजे को ठीक किया जाए, तमाम लोग इस तरह से देखें। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के साथ दुश्मन होकर आप सारी जिंदगी इस तरह दुश्मनी चलाएंगे। मुल्क की सियासत दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं होती है, नजरियात और इख्तलाफ राय की बुनियाद पर होती है, और अखलाकियात ज्यादा अहमियत होती है। अपनी सोसाइटी ने जो हजारों साल के सफर में जो जिन चीजों को अखलाकियात बनाए उनको नहीं वो होना चाहिए। बहुत सी चीजें जिनको छोड़ने की जरूरत है पीटीआई को, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको छोड़ने की जरूरत है पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को भी। इन्हें छोड़ना चाहिए और एक सेहतमंद एक माशरे की नजर में ऐसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़नी चाहिए और एक ट्रैक पे आना चाहिए। ठीक, क्या फरमाया आपने? जिस तरह अभी बात की कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ देना चाहिए, तो वो थोड़ी सी चीजें हाईलाइट भी करे। कौन सी ऐसी मैं वही कह रहा हूं कि जाती दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए। हर जलसे के अंदर आप एक शख्स को टारगेट ना करें, कोई भी ना करें,
और शख्सियात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें, अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें, आप लोगों के पास अपना एजेंडा लेकर जाएं, गालम गलोच ना लेकर जाएं। लोग इनको अपना प्रोग्राम देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं ना कि उनके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर है, मेरे ख्याल में कंप्रीहेंसिव एक जामे मंशूर तमाम पार्टियों को देना चाहिए और उन्हें मंशूर के साथ आना चाहिए, उसी मंशूर के साथ आना चाहिए। प्राचा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, क्या इलेक्शंस के बाद कोई भी हुकूमत आती है, जिस तरह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई, तो चैलेंजेस हैं, उनको टैक्स और सब्सिडीज बढ़ाना पड़ेंगी, तो एक मंशूर देना मसला है, और अगर मंशूर दे दिया है तो हुकूमत के बाद उस पर अमल दरामद किस तरह होगा जब IMF की इस तरह से कड़ी शराइत मौजूद हैं? एक दो चीज़ें तो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाजे की हैं। मसलन उन्होंने कहा कि 17 वजारतें ख़त्म करेंगे, 300 अरब रुपए की बचत होगी, और 18वीं तरमीम में सारी सियासी जमातों ने ये बात मानी थी कि हाँ, जो डिवॉल्व हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स वो सूबों को चले जाएं। प्लस जो सोलर वाला है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त उस वक्त फराहम होगी वो सोलर के ज़रिए। तो सोलर अब दुनिया में तो बहुत हो गया, पाकिस्तान में उतना अभी नहीं आया। अगर ये इनोवेटिव इस तरह से चीज़ें चलेंगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात है पीपल्स पार्टी के पास, और पहले भी मुझे याद है जब 12% शायद PIA के शेयर बेचे थे तो वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दिए थे, बल्कि या किसी कंपनी को नहीं दिए थे, बल्कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से थी। लोगों को, वर्कर्स को अगर 10%, 12%, 15% शेयर दिए जाएं तो एम्पावरमेंट का एक एहसास आता है, प्लस तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है उनकी अपनी जॉब्स को, उनकी अपनी चीज़ों को। दूसरी बात यह है कि अभी बात हुई मईशत के हवाले से, तो लगारी साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि कम अज़ कम अखलाकियात का दायरा कार में रहते हुए बात करना चाहिए। सियासी जलसे हों या इस तरह के टॉक शोज़ हों, तो एक दूसरे को मुखातिब करने में मेरा ख्याल है अच्छा लगता है अगर एहतराम का एक रवैया अख्तियार किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपनी पहचान बनाते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, दूसरों को ऐसे अल्फाज से, अलकाब से मुखातिब करेंगे, उनकी पहचान बनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो तकसीम हुई और बहुत सख्त किस्म की तकसीम हुई है, जिसकी बात मैं पहले भी आपसे कर रहा था कि इस तकसीम या मुनकसिब मुआशरे में अगर हालात इतने हों कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो या श्रीलंका बनने का ख़तरा हो, तो कम से कम लोगों को भी सोचना चाहिए, सियासी रहनुमा हों या स्टेक होल्डर्स हों या जिनका इंटरेस्ट हो, अगर उनका इंटरेस्ट इस तरह से सर्व हो रहा होता है कि डिवीज़न हो, तो कम से कम लोगों को, मुआशरे को, पढ़े लिखे लोगों को, जो सिर्फ दावा भी करें पढ़े लिखे होने का, वो साबित करें कि वो पढ़े लिखे हैं। कम से कम फर्दर तकसीम से तो माशरे को बचाया जाए, बजाय इसके कि फिर उसी कल्चर को परवान चढ़ाया जाए जो सियासी जलसों में होता है। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन टाइम पे सियासी रहनुमा बात कर दिया करते हैं, लेकिन कम से कम जो माशरे के पढ़े लिखे तबके हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत जानते हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उनको बहुत एक्सपोजर है, उनकी बात ज़्यादा दुरुस्त है, होगी बात दुरुस्त, लेकिन फिर भी अपने लबो लहजे में, रवैये में कम से कम एहतराम का एक रिफ्लेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। अभी मंशूर आना है नून लीग का, लेकिन PTI का मंशूर फ़र्ज़ किया, वो तो खैर अभी तकरीरें नहीं कर सकते आकर इस तरह से, लेकिन ये जो डेली डिस्कशन होती है यही मंशूर होता है। यही मंशूर होता है कि हम मईशत को किधर लेके जाएंगे, माशरे को किधर लेके जाएंगे, हम पार्लियामेंट को कैसे चलाएंगे, क्या पार्लियामेंट का एहतराम किया जाएगा। इस इलेक्शन के बाद जो लोग मुंतखब होके आएंगे वो हल्फ उठाएंगे कि हम पाकिस्तान के आइन के को डिफेंड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। क्या वो फिर कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी सरगर्मियां उससे बाज रहेंगे? बड़े बड़े सवालात इस इलेक्शन के बाद भी आएंगे जो इस इलेक्शन से पहले हमारे सामने हैं।
बिल्कुल, और इलेक्शन का साफ और शफाफ होना इसी तरह ज़रूरी है जिसी तरह पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त ठीक करना ज़रूरी है। तो सलमा साहिबा, क्या लगता है आपको कि जो माजी के हलीफ थे एकदम सियासी हरीफ बन गए, क्या ये कोई इलेक्शन स्टंट है या वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का तरीका है? हम हमेशा जब पीडीएम में साथ भी थे तो हम हमेशा एक बात कहा करते थे कि पीडीएम में 13 जमाती इत्तेहाद था, फिर 11 जमाती इत्तेहाद हुआ, और वो सारी 11 सियासी जमातें थीं अलग अलग इनफरादी हैसियत में। उन सब की एक इंडिविजुअलिटी थी, उनके अपने मंशूर थे, उनके अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट थे, उनकी अपनी पार्टियां थीं, और वो उसी शनाख्त के साथ उस पीडीएम का हिस्सा थे। और वो इत्तेहाद जो था वो इस मुल्क की ज़रूरत था, और इस मुल्क की ज़रूरत की खातिर अगर हमें पोस्ट इलेक्शन फिर कोई ऐसा कोई इत्तेहाद बनाना पड़ता है तो मेरा ख्याल है उसमें कोई दोबारा भी ऐसे इत्तेहाद बन सकते हैं। सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं इस तरह के इत्तेहाद, और ये माजी में भी बनते रहे, आइंदा भी बन सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान जाहिर बात है सब पार्टियां अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगी, और वो एक दूसरे के साथ ही लड़ेंगी, एक दूसरे के आमने सामने आकर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। और इस इलेक्शन में बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे, कुछ जगहों पे सियासी पार्टियां आपस में सीट एडजस्टमेंट्स भी करेंगी किसी न किसी हद तक। वो डिपेंड करता है किस पार्टी का कितना स्टेक कहाँ पर जुड़ा है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, कहाँ पर किसी और को जगह दी जा सकती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी है। ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन के पास कैंडिडेट्स नहीं है, पीएमएलएन इनके पास इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कि जब हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत से लोग इस बात से खफा भी होते हैं, हर्ट भी होते हैं। लेकिन अब इस वक्त इस सूरत हाल में और इस देखें 2018 का जो बदतरीन इलेक्शन था पीएमएलएन के लिए, उस वक्त अगर पंजाब में हम लार्जेस्ट पार्टी थे जो इलेक्शन जीत कर आई थी, सबसे ज़्यादा सीटें हमारे पास थी, और अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग और भाव ताव ना होते तो हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून की होती 2018 के बदतरीन हालात के बावजूद। आज अगर हम कहीं पे सीट एडजस्टमेंट या कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी, जैसे अभी सबने बात की कि हमें इकोनॉमी जो है, मईशत इस मुल्क की डूबी हुई है, मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसके अंदर जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई गुज़श्ता 5 सालों की हुकूमत ने, और जो इसकी मईशत को तबाह खाल कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया, उसको दोबारा इकट्ठा करने के लिए, उठाने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर। और पॉलिटिकल कंसेंसस होना अच्छी बात है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज एक कम्युनिटी हैं, उनको एक कम्युनिटी की तरह यहाँ पर होना होगा, और पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूशन है। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक कम्युनिटी नहीं बनेगी, तब तक हम जमहूरियत को, हम अपनी इकोनॉमी को, हम इस मुल्क को बहुत आगे नहीं लेकर जा सकते। दूसरी बात यह, इस मुल्क का एक बहुत वाहिद हल है पार्लियामेंट, इलेक्शन और जमहूरियत के। ये एक फेडरेशन है, इसको हम ना तो सिंगल पार्टी यूनिट, ना प्रेसिडेंशियल तजर्बे, माजी में भी 62 और पता नहीं कहां कर देख चुके हम लोग, वो सब कुछ नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम की मुखालफत, एनएफसी की मुखालफत यहां नहीं की जा सकती। यहां पे हमें अपने सब सूबों को, फेडरेशन को, इस मुल्क को साथ ले जाने के लिए वाहिद और बेहतरीन हल है कि जमहूरियत को करें, सिविलियन बालादस्ती हो, यहाँ पर वोट से हुकूमत आए और अपने अपने डोमेन में रहकर इदारे काम करें, और वोट से हुकूमत आना जरूरी भी है मुल्क के लिए, आगे लेकर जाएं, मईशत को बहाल करें। बिल्कुल, और जिस तरह तमाम तर एक्सपर्ट्स की राय भी आपने जानी, वो बता रहे थे कि मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क के लिए जमहूरियत और मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात सर पर हैं और तमाम सियासी जमातों की इस वक्त सियासी मुहिम भी उरूज पर है। अजहर सदीक साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो क़यादत के बगैर कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात में जाना, और दूसरा ये कि जिस तरह एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो आने वाले दिनों में कोई सीट एडजस्टमेंट या मुश्तरका उम्मीदवार देख सकते हैं सामने? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जहां तक मेरी जात की हद तक बात है, मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात है। नून लीग तो अपना डिक्टेटर के हाथों पली बड़ी और इस मुल्क की तबाही में जितना जिम्मेदार है। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते हैं, इस मुल्क से निकल ना सके, और एक ये लीडर है, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आती है। बकौल प्राचा साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है हमारे मुल्कों के, वो अपना किस लिए ताल्लुकात है? कभी किसी ने पूछा ना नरेंद्र मोदी से क्यों साथी ताल्लुकात है? किसी ने पूछा साद रेड्डी से साथी ताल्लुकात किस बात के हैं? पाकिस्तान होने की वजह से है क्या ऐसी खास क्या चीज है? कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है या इंटेलिजेंसी है? नहीं, ये सोचने की बातें हैं और ये समझने की बातें हैं। इसलिए ब्रेन जो हमारे यहाँ होते हैं, उनको ये चीजें, उनका काम ये बारीकी देखना है, यानी और बैठ के, और जो बातें बड़ी सीधी सी है। मैंने चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट करता हूं, और मैं इस मुल्क में देखिए 4 सेक्टर हैं जिसका तबाही में नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। आपके जो बिजली वाला सेक्टर सारा है, उसमें 480 अरब रुपए के सर्कुलर डेट, और वो पुरानी तारीखें उठाकर देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ऑयल सेक्टर का, शुगर सेक्टर का, ये वो सेक्टर है, और सीमेंट सेक्टर का, ये वो सेक्टर है जिसको इन्होंने
तबाही कर दी, कोशिश ही नहीं की, आम बंदे से रिलेट करते थे। और आज भी देखिए, राजा साहब क्या कहेंगे? देखिए मैं प्राइज साहब से बात कर ले पहले, क्या कहते हैं जी राजा साहब? आप इस सारी सूरत हाल पे समझते हैं, ठीक कह रहे हैं? बात ताल्लुकात की कर रहे हैं, बात ताल्लुकात की कर रहे हैं। हमने देखा सऊदी अरब नाराज़, मलेशिया नाराज़, तुर्की नाराज़, फिर अमेरिका तो खैर साजिश कर गया। तो कम से कम इस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो अपनी राय हो, मेरी बात तो सुनने ना भाई साहब। सब काबिल एहतराम है, आपको पूरा वक्त दिया गया है, उनको अपनी बात पूरी करने दें, उनके बाद आपकी बारी है, उनको अपनी बात पूरी करने दें, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उनको बात पूरी करने दीजिए। एग्जैक्टली बात करने दें। आपने मेरा नाम लिया, मुझे वजाहत करने दें। अगर कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दुनिया में अच्छे थे तो बाकी सब हुकूमतों में अच्छे रहे, सिर्फ इस हुकूमत में आकर क्यों खराब रहे? लाहौर में बैठ के आपको ठीक है सड़कें जो उस्मान बुज़दार पे बात करें, लेकिन कम से कम जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उनको आप डिस्टॉर्ट न करें। पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो चुके थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे आ गया था, किसी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं रहने दिए गए थे। मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ। मुझे किसी सियासी जमात के साथ मेरा ना कोई ताल्लुक है आपकी तरह, ना मैं किसी सियासी जमात की एडवोकेसी करता हूँ। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के रियासत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा बैठ के यहाँ पर। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, वो सब के लिए पाकिस्तान। राजा साहब आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब आप जवाब दीजिएगा जो बातें उन्होंने की हैं। सुने यहाँ कहा गया था कि हम मलेशिया जाएंगे। राजा साहब अब उनको वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, उनको भी बोलने का मौका दीजिएगा। राजा साहब आपका पॉइंट आ गया, वक्त की थोड़ी किल्लत है, वो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मलेशिया को नाराज किया, तुर्की को नाराज किया, सब लोगों को नाराज किया गया। वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दोस्तों के खिलाफ कोई बात करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। राजा साहब आपका पॉइंट आ गया, आपके पॉइंट का जवाब ले लेते हैं अजहर सिद्दीक साहब से। वक्त की थोड़ी किल्लत है, आपने आदाब-ए-शुमार और अपना पॉइंट बता दिया है। अजहर सिद्दीक साहब आप क्या कहते हैं? हम सबका मुल्क है और हम सब पाकिस्तान की बात करेंगे बैठकर। डॉक्टर अनवर सज्जाद ना बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने कहा सफाई निस्फ़ वाले जुर्म है। मैं इनसे कोई सफाई मांग रहा था, आधा जुर्म तो कमिट कर दिया। इतने पूरे प्रोग्राम में मां सिवाय एक लीडर के अलावा इन्होंने बात ही कोई नहीं की, और वो भी जातियात को जाती ताल्लुकात होंगे। मुझे मैं बात करूंगा जो मैं बात करना चाह रहा हूं। हु आर यू टू स्टॉप मी? मैं बात करूंगा, मुझसे आप सभी काबिल एहतराम है, सबकी अपनी अपनी राय है, आप सबने अपनी राय दी है। सलमा साहब आप अपने सवाल पे जवाब दें, मैं अपने सवाल पे जवाब दूंगा। ये क्या बात है कि जिस शो में आके हॉस्टेज बना लेते हो दूसरों को बैठकर तुम? राजा साहब आप दोनों काबिल एहतराम है, जितने तमाम है सब काबिल एहतराम है, सबका पॉइंट आ चुका है। और नाज़रीन इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, वक्त खत्म हो चुका है। देखते रहिए प्रोग्राम कल तक।